नमस्कार, का स्वागत है। आज हम दुनिया में शक्ति के बदलते समीकरणों पर बात कर रहे हैं और हमारा फोकस है ब्रिक्स समूह पर। हाँ, ब्रिक्स। ये कैसे उभर रहा है और मतलब दशकों से जो पश्चिमी वैश्विक दबदबा रहा है उसके लिए इसके क्या मायने हैं? हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है जो इसी विषय को गहराई से देखती है। बिल्कुल, और आज हम कोशिश करेंगे कि उसके जो सबसे जरूरी, सबसे अहम बिंदु हैं उन्हें समझें। जरूर। और ये स्क्रिप्ट जो तस्वीर पेश करती है वो काफी दिलचस्प है। ये सिर्फ कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप नहीं है, बल्कि ये वैश्विक मंच पर एक नई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी दिखा रहा है। अच्छा, तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि ये ब्रिक शब्द BRIC, हाँ ब्रिक, ये सबसे पहले 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री ने इस्तेमाल किया था। ब्राजील, रूस, भारत, चीन। सही। तब तो ये बस एक आर्थिक संभावना की तरह देखा गया था ना। हाँ बिल्कुल, उस वक्त तो ये सिर्फ एक आइडिया था, एक आर्थिक क्षमता का आकलन। पर यह सिर्फ कागज पर नहीं रहा। 2009 आते आते इन देशों ने रूस में अपना पहला शिखर सम्मेलन किया। अच्छा, 2009 में? हाँ, और वहीं से एक कह सकते हैं अनौपचारिक गठजोड़ की नींव पड़ी। और फिर कहानी आगे बढ़ी। हाँ, फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और तब ये बन गया ब्रिक्स। एस जुड़िया। बिल्कुल, ब्रिक्स। और ये सिलसिला रुका नहीं है। पिछले साल मतलब 2023 में और भी देश जुड़े। हाँ, सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और UAE, इन सबको न्योता दिया गया। हालांकि अर्जेंटीना ने बाद में अपना नाम वापस ले लिया। अच्छा, वो पीछे हट गए। हाँ, लेकिन इस विस्तार ने समूह का जो राजनीतिक वजन है वो काफी बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से। और यहीं से शायद पश्चिमी देशों की, खासकर अमेरिका की चिंताएं शुरू होती हैं। How about BRICS? You know, the BRIC states, there are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about हाँ, that. बिल्कुल। स्क्रिप्ट में कुछ मतलब चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए गए हैं। जैसे कि ब्रिक्स देशों का हिस्सा वैश्विक GDP में, अगर हम क्रय शक्ति समता के हिसाब से देखें। अच्छा, PPP जिसे कहते हैं। हाँ, PPP। हाँ। तो उस हिसाब से ये अब 32% से ज्यादा हो गया है। 32%? हाँ, और तुलना के लिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो 1990 में दुनिया की GDP का करीब 25% थी, वो अब घटकर 15% के आसपास आ गई है। 15%? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है कुछ दशकों में। बहुत बड़ा। और बात सिर्फ GDP की नहीं है। और क्या है? स्क्रिप्ट बताती है कि चीन और भारत को मिला लें तो दुनिया की 40% आबादी तो इन्हीं दो देशों में है। हाँ, ये तो है। फिर रूस के पास ऊर्जा के विशाल भंडार हैं। सऊदी अरब तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ये सब मिलकर एक बड़ी ताकत बनते हैं। सही कहा। लेकिन स्क्रिप्ट में एक और चीज पे काफी जोर है, डी-डॉलराइजेशन। हाँ, डी-डॉलराइजेशन। हाँ। ये शायद सबसे अहम पहलू है। इसका क्या मतलब है आसान शब्दों में? मतलब ये सीधी कोशिश है कि व्यापार में और खासकर तेल के सौदों में डॉलर का जो दशकों पुराना दबदबा है उसे चुनौती दी जाए। अच्छा। हम देख रहे हैं कि सदस्य देश आपस में अपनी मुद्राओं में ज्यादा व्यापार कर रहे हैं, रुपये, रूबल, युआन, और साथ ही स्विफ्ट जैसे जो पश्चिमी भुगतान सिस्टम हैं। हाँ, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय पैसा ट्रांसफर होता है। बिल्कुल, उन्हें बाईपास करने, उन्हें दरकिनार करने के रास्ते खोजे जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे अमेरिकी प्रभाव को कम करने की कोशिश। बिल्कुल। स्क्रिप्ट में एक नई साझा रिजर्व मुद्रा की भी बात है, शायद सोने या तेल पर आधारित। हाँ, ये चर्चा चल तो रही है। हालांकि ये राह आसान नहीं है, इसमें कई पेचीदगियां हैं। The first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. पर ये महत्वाकांक्षा दिखाता है, और ये सब तब हो रहा है जब पश्चिम खुद, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, कई चुनौतियों से जूझ रहा है। किस तरह की चुनौतियां? जैसे अमेरिका में आप देखिए कितना गहरा राजनीतिक बंटवारा है। हाँ, वो तो है। यूरोप की आबादी घट रही है, बूढ़ी हो रही है, नाटो पर दबाव बढ़ रहा है, और तो और सऊदी अरब और UAE जैसे जो अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे पूरब की ओर, मतलब चीन और रूस की तरफ देख रहे हैं। तो क्या स्क्रिप्ट इसे पश्चिम का पतन कह रही है? नहीं, पतन शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। स्क्रिप्ट इसे क्षरण कहती है, मतलब धीरे धीरे ताकत का कम होना। ये दिलचस्प है। लेकिन ब्रिक्स देश खुद भी तो बहुत अलग अलग हैं, भूगोल, राजनीति। हाँ बिल्कुल। कहीं लोकतंत्र, कहीं तानाशाही, धर्म, सब कुछ अलग है। फिर क्या है जो इन्हें एक साथ लाता है? स्क्रिप्ट के मुताबिक जो चीज इन्हें जोड़ती है
वो है एक साझी इच्छा, कैसी इच्छा? एक ऐसी दुनिया बनाने की इच्छा जहां हर बड़ा फैसला सिर्फ वॉशिंगटन में ना लिया जाए। मतलब एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चाहत। मल्टीपोलर वर्ल्ड। हाँ, वही। यही मुख्य गोंद है, कह सकते हैं। लेकिन क्या ये चाहत काफी है? स्क्रिप्ट ब्रिक्स की अपनी अंदरूनी चुनौतियों का भी तो जिक्र करती है। बिल्कुल करती है, और वो चुनौतियां काफी गंभीर हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है और गहरा अविश्वास भी है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। फिर ईरान और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक तनाव रहा है। सही। रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध लगे हैं, जिससे वो वैश्विक मंच पर काफी अलग थलग पड़ गया है। और सबसे बड़ी बात, इन देशों का कोई साझा सैन्य गठबंधन नहीं है, नहीं कोई एक विचारधारा है जो सबको बांधे। तो फिर ये पूरा ढांचा क्या सिर्फ महत्वाकांक्षा की नींव पर ही खड़ा है, जो किसी बड़े दबाव में मतलब बिखर भी सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और स्क्रिप्ट भी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती। फिलहाल ऐसा लगता है कि महत्वाकांक्षा ही सबसे बड़ा सीमेंटिंग फैक्टर है। भविष्य निश्चित है। क्या 2030 तक दुनिया सचमुच बहुध्रुवीय बन जाएगी, या मौजूदा वैश्विक संस्थाओं में कुछ सुधार होगा, या फिर हम एक नए तरह के शीत युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सब सवाल हैं। हाँ, भविष्य चाहे जो भी हो, स्क्रिप्ट का एक निष्कर्ष तो साफ लगता है, दुनिया बदल रही है। हाँ, वो तो तय है। और पश्चिमी देश अब ग्लोबल स्टेज पर अकेले खिलाड़ी नहीं रहे। सहमत हूं। ये बदलाव शायद धीमा हो, इसमें उतार चढ़ाव आए, लेकिन दिशा अब काफी स्पष्ट नजर आने लगी है। और इसी के साथ स्क्रिप्ट हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, एक सवाल जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। आने वाले कल के नियम कौन लिखेगा, ब्रिक्स या पश्चिम? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। India is stepping onto the world stage with intent. Prime Minister Narendra Modi is set for a whirlwind tour across continents with the BRICS summit as the diplomatic counterpiece. India pushes to unite emerging economies, expand its global footprint, and deliver a firm message against terrorism. A declaration denouncing the Pahalgam terror attack is on the table, and it speaks volumes about where India stands. Here's a report by my colleague Ridhima Kedia before the PM heads to Five Nation Tour and attend